मेरी जेठानी बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर कोई भी मर्द पागल हो जाता। एक रात मेरी अचानक आंख खुली तो देखा मेरा शौहर कमरे में नहीं था। जब मैं बाहर गई तो उसे अपनी जेठानी के कमरे से निकलते देखा। मैं चुपचाप कमरे में आकर सो गई। दूसरे दिन भी मेरे शौहर ने मुझे सोता देखकर मेरी जेठानी के कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ये राज जानने के लिए कि आखिर मेरा शौहर जेठानी के कमरे में जाता क्यों है, मैंने जेठानी के कमरे में कैमरा लगा दिया। दूसरे दिन जब रिकॉर्ड देखा तो मैं बेहोश होकर गिर गई, क्योंकि मेरा शौहर तो मेरी शादी को भी 5 महीने ही हुए थे। इस दौरान मैंने अपने शौहर शकील में बहुत बदलाव महसूस किया। शकील ज्यादा अपनी भाभी रास्ता की बातों को तवज्जो देता था। ये बात मुझे बुरी लगती थी। घर की छोटी छोटी मुश्किलों पर भी वो अपनी भाभी से बातें करता और मेरी बड़ी सी बड़ी बात पर भी ध्यान नहीं देता था। शुरू में तो मुझे लगा कि 10 साल पुरानी भाभी से लगाव तो देवर को होता ही है और बीवी के आ जाने के बाद ये लगाव कम हो जाता है, लेकिन शकील और इसकी भाभी के बीच का लगाव मुझे कभी कम होता नजर ही नहीं आया। अब तो मुझे ये लगने लगा था कि बात सिर्फ लगाव की नहीं है, दोनों के बीच इससे ज्यादा ही कुछ है। मेरी जेठानी थी भी ऐसी कि कोई भी मर्द उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाए। मुझे इसकी इस खूबसूरती से डर लगता था। मुझे यकीन हो गया था मेरा शौहर शकील अपनी भाभी की खूबसूरती की वजह से उनसे दूरी नहीं बना पा रहा है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा कि शकील अपनी भाभी के कमरे से निकल रहा था और मुझे देखते ही वो घबरा गया और सीधे कमरे में जाकर बाथरूम में घुस गया। मैं समझ गई थी कि सुबह सुबह शकील अपनी भाभी के साथ क्या करके बाथरूम में नहाने घुसा है। मैंने जोर से बाथरूम का दरवाजा पीटा और बोली, शकील तुम्हें इस औरत के साथ ही ये सब करना था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। मैं आज ही अपने मायके जा रही हूँ। मेरी बात सुनते ही शकील ने दरवाजा खोला और एक जोरदार थप्पड़ मुझे लगा दिया और मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैंने भी शकील को एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। शकील ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए बेड पे ले जाकर पटक दिया और बोला, अलीसा आइंदा कभी भाभी के बारे में ऐसी बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ कहती कि शकील ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बाहर चला गया। मैं बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन मेरी जेठानी मुझे देखने तक नहीं आई और शकील सुबह का नाश्ता किए बगैर ड्यूटी पर चला गया। 1 घंटे में मैंने भी अपना सामान पैक किया और मायके के लिए निकल पड़ी। मेरी जेठानी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा इस तरह घर छोड़कर जाने की खबर शकील को भी पता चल चुकी थी। बस पकड़कर मैं शाम तक अपने मायके पहुंच गई और शकील मुझे लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी कॉल वसूल नहीं की और घर पहुंचते ही मैंने अपना फोन बंद कर लिया और अपनी माँ को सारी बातें बताकर रोने लगी। माँ बोली, तुमने बिल्कुल सही किया लीसा, आज तो यहाँ आ गई। अब तुम शकील के पास तभी जाना जब शकील इस डाइन को घर से निकाल बाहर फेंकेगा। आखिर शकील के पास किस चीज की कमी है? इसके 2-3 प्लाट हैं, वो तुझे लेकर अलग क्यों नहीं रहता? मेरी छोटी बहन आयशा भी मुझे लेकर बेहद परेशान थी। इसकी शादी भी होने वाली थी, 2 महीने रह गए थे। मेरे हालात देखकर अब ससुराल के नाम से डरने लगी थी। मेरा छोटा भाई अरशद अपनी जॉब से जब घर आया तो मुझे इस तरह घर पर आया हुआ देखकर परेशान हो गया। आयशा ने रात का खाना बनाया और हम सभी एक साथ ही खाना खाने बैठ गए। खाने के बाद मैंने अपना फोन ऑन किया ही था कि शकील की फिर से कॉल आना शुरू हो गई। मेरी माँ ने देखा तो गुस्से में बोली, तो फोन मुझे दे, मैं इस कमीने से बात करती हूँ। लेकिन मैंने माँ को फोन नहीं दिया और खाना खत्म करके अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने शकील का फोन वसूल किया तो शकील ने कहा, अलीसा तुम अपनी मर्जी से गई हो तो याद रखो कि तुम्हें अपनी मर्जी से ही आना होगा। मैं किसी कीमत पर तुम्हें बुलाने नहीं आऊंगा। शकील की ये धमकी भरी बातें सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं बोली, तुम मुझे बुलाने क्यों आओगे? तुम यही तो चाहती थी कि मैं वहां से चली जाऊं। अब जी भर के उस औरत के साथ अय्याशी करो। तुम बुलाने भी आओगे तो भी मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। इस बात को 2 महीने गुजर चुके थे। मैं शकील का इंतजार करती रही। अगर उसे इसकी गलती का एहसास हो जाता तो मैं दौड़ी हुई अपने ससुराल पहुंच जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं लगातार उसके फोन का इंतजार करती रही, लेकिन 2 महीने में एक बार भी उसने मुझे कॉल तक नहीं की। अब मुझे लगने लगा था कि शकील मुझे छोड़ चुका है, उसे मेरी जरूरत ही नहीं है। जब इतनी खूबसूरत औरत उसके पास मौजूद है तो फिर मुझ जैसी सादा लड़की की उसे जरूरत भी क्या है। मैं शकील को लेकर बेहद उदास हो चुकी थी और मुझे इस हाल में देखकर मेरे घर वालों को भी दुख होता। जैसे जैसे मेरी छोटी बहन की शादी नजदीक आ रही थी, घर में काम बढ़ता जा रहा था। इसकी शादी को अब सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए थे और मेरे बाबा भी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हम आयशा की शादी के बाद तुम्हारे ससुराल जाकर शकील से फाइनल बात करेंगे। अगर वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं हुआ तो
मुझ पर जहेज का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए जैसे जैसे आयशा की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। मुझे मायके आए हुए 3 महीने का वक्त गुजर चुका था। आयशा की शादी में सिर्फ हफ्ता रह गया था और शादी के कार्ड भी छप चुके थे। एक दिन मैंने शकील को कॉल मिलाई और बोली, शादी में नहीं आओगे? शकील ने कहा, मुझे तो अभी तक ये मालूम नहीं कि शादी किसकी है। मैंने कहा, 8 तारीख को आयशा की शादी है। शकील ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर से तो मुझे किसी ने खबर भी नहीं दी, ना ही शादी का कार्ड पहुंचा। मैंने कहा, तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हें तो बिना कार्ड के ही शादी में पहुंचना चाहिए। शकील ने कहा, तुम्हारे घर वाले अगर दामाद समझते तो जरूर खबर करते, लेकिन ना तो तुम्हारे बाबा ने मुझे कॉल की और ना ही तुम्हारी माँ ने। मैंने कहा, मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? शकील ने कहा, ठीक है, मैं शादी वाले दिन पहुंच जाऊंगा। शादी की सुबह उठकर मैंने लाल रंग की मैक्सी पहन ली। ये मैक्सी मुझे शकील ने ही गिफ्ट दी थी, इसलिए ये मैक्सी सबसे ज्यादा पसंद थी। मुझे उम्मीद थी कि शकील दोपहर तक आ जाएगा और बारात के जाने के बाद उसे रात को यहीं रुकना पड़ेगा। जब वो रात भर मेरे साथ रहेगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ ही जाएगा। मैंने सुबह फिर शकील को फोन लगा दिया, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ना तो शकील आया और ना ही उसकी कोई कॉल आई। मैं बेहद मायूस हो गई। देर रात तक आयशा की खुशी खुशी रुखसती हो गई और मैं दुखों का पहाड़ सीने पर लिए अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। देखने वाले सोच रहे थे कि मैं आयशा की रुखसती में रो रही हूँ, लेकिन सच तो ये था कि मैं इस वक्त अपनी किस्मत पर रो रही थी। देर रात जागने के बावजूद अगली सुबह जल्दी उठ गई और मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आज ही अपने ससुराल चली जाऊंगी। मेरी इस बात पर मेरी माँ मुझसे बेहद नाराज हुई। बोली, जो आदमी तेरी बहन की शादी के लिए वक्त नहीं निकाल पाया, उसके पास तेरे लिए भी वक्त नहीं होगा। तू सब्र कर, तेरे बाबा पुलिस वाला है, इस शकील और इसके घर वालों को छोड़ेंगे नहीं। बाबा को ये बात पता चली तो वो भी बेहद नाराज हुए और उन्होंने मुझे जाने से सख्ती से रोक दिया। मैं दिन भर शकील को कॉल मिलाती रही, लेकिन इसका फोन भी स्विच ऑफ था। रात को मायूस होकर मैं बिस्तर पर जाकर सो गई। अब शकील की तरफ से कोई उम्मीद बची ही नहीं थी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जल्द ही मेरा और शकील का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। शकील का ही फोन था। मैंने झट से फोन उठाया। उधर से शकील की आवाज आई और रोता हुआ बोला, अलीसा, सब खत्म हो गया। मैंने कहा, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। अगर तुम मेरे घर आकर मुझे यहाँ से ले चलो तो हमारा रिश्ता अभी भी बन सकता है। शकील ने कहा, मैं अपने रिश्ते की बात नहीं कर रहा। इतना कहकर शकील फिर से रोने लगा। मैंने कहा, शकील, क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रहे हो? शकील ने कहा, भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। भैया की मौके पर डेथ हो गई है और भाभी अभी भी सिटी अस्पताल में है। शकील के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फोन कटने के बाद मैंने घर में ये बात बताई तो मेरे घर में भी मायूसी सी छा गई। मेरी वजह से मेरे घर वाले शकील के भैया और भाभी से नफरत करते थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों के इस एक्सीडेंट के बारे में सुना तो इन लोगों की सारी नफरत खत्म हो गई और पापा ने फौरन मेरे छोटे भाई अरशद को बुलाकर अस्पताल के लिए गाड़ी बुक करने को कह दिया। सुबह के 5 बजे तक हम लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। मेरी जेठानी की हालत बेहद नाजुक थी। मेरी जेठानी को होश ही नहीं आ रहा था। तमाम तरह के इलाज करवाने के बाद हम लोग अलग अलग दरबारों में मन्नत के लिए जा रहे थे। 3 दिन पहले ही दोनों मियाँ बीवी इस्लामाबाद घूमने के लिए गए थे और वापसी में इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। मेरे जेठ तो मौके पर ही खत्म हो गए और कल इनका जनाजा पढ़ा कर दफना दिया। लेकिन जेठानी अभी भी कोमे में थी। कुछ दिनों तक मेरी जेठानी का इलाज चलता रहा। मेरे घर वाले घर जा चुके थे। अब अस्पताल में मेरी जेठानी सिर्फ मेरे भरोसे ही थी। शकील सुबह ड्यूटी पर चले जाते और रात को ड्यूटी से लौटते वक्त अस्पताल से होते हुए घर जाते। मैं अस्पताल में रहकर दिन रात अपनी जेठानी की खिदमत में लगी रहती। ये देखकर शकील का बर्ताव भी बदल गया था। वो फिर से मुझसे बेहद प्यार करने लगा था। मुझे अस्पताल में रहते हुए 15 दिन गुजर चुके थे। अब तो अस्पताल ही मेरा घर बन चुका था। इस दौरान मैं जेठानी की सेहत में इतना फर्क जरूर हुआ था कि वो होश में आ चुकी थी। इन्हें इनके शौहर के मरने का पता भी चल चुका था, लेकिन किसी से कुछ बोल पाने की हालत में नहीं थी। कुछ दिन बाद डॉक्टर्स ने इन्हें छुट्टी दे दी और मेरी जेठानी घर आ गई। मेरे ससुराल में सास ससुर दोनों ही नहीं थे। मैं जब शादी करके आई थी तब घर में मेरे अलावा कुल 3 ही लोग थे, शकील और इसके भैया भाभी। मेरी जेठानी ही इस घर की मालकिन थी। सब कुछ इनकी ही देखभाल में होता था, लेकिन अब वही इतनी कमजोर और लाचार हो चुकी थी कि मुझे इनकी देखभाल करनी पड़ती थी। ऐसा 2 महीने गुजर चुके थे। मेरी
जेठानी की सेहत में काफी बेहतरी आ चुकी थी। इनकी तंदुरुस्ती लौट रही थी, लेकिन अब भी वो किसी से बात कर पाने की हालत में नहीं थी। मेरी जेठानी के मायके में कोई नहीं था, इसलिए इनकी हर तरह की देखभाल मुझे ही करनी पड़ती। इसी दरमियान मुझे पता चला कि मैं हामला हो चुकी हूँ, तो ये खबर मैंने सबसे पहले शकील को ही दी। वो बेहद खुश हुआ और सीधे अपनी भाभी के पास जाकर इनके हाथों को चूमते हुए इन्हें ये खुशखबरी सुना दी। मेरी जेठानी कुछ बोल तो नहीं सकती थी, बस उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नजर आई। इसका मतलब यही था कि वो बेहद खुश थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा और मेरा 8वां महीना शुरू हो गया। इस दौरान मैंने महसूस किया कि शकील अपनी भाभी के करीब होता जा रहा था। हमल की वजह से मेरी हालत ऐसी थी कि मैं घर का जरूरी काम भी नहीं कर पाती थी और शकील की ड्यूटी पर चले जाने के बाद ज्यादातर मैं अपने कमरे में ही रहती। रात को शकील ड्यूटी से वापस आता तो मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आता। मैं खुद जाकर अपनी जेठानी को जूस पिलाती और अपने कमरे में आकर मैं और शकील खाना खाकर सो जाते। सुबह मैं देर से उठती, तब तक शकील नाश्ता तैयार कर चुका होता। मेरे साथ सुबह का नाश्ता करने के बाद वो तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता। एक दिन पेट में दर्द होने की वजह से मेरी नींद जल्दी ही खुल गई। शकील को लगा कि मैं अभी नींद में हूँ, तो वो उठा और कमरे से बाहर निकला। मैं भी दबे पांव उसके पीछे कमरे से बाहर निकल आई। मैंने देखा कि शकील सीधे अपनी भाभी के कमरे में घुसा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं शकील की इस हरकत से बेहद हैरान थी। मैं काफी देर खड़ी रही और फिर चुपचाप जाकर अपनी जगह लेट गई। 30 मिनट बाद शकील कमरे में आकर मेरे पास लेट गया। मैं शकील की आदत को समझ नहीं पा रही थी और वो पहले भी ऐसा करता था। तब मेरी जेठानी एकदम तंदुरुस्त थी, लेकिन अब तो किसी अपाहिज की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती है। फिर शकील कमरा बंद करके उसके साथ क्या करता है? कहीं ऐसा तो नहीं भाभी पूरी तरह ठीक हो गई हो और बीमार होने का नाटक कर रही हो कि मेरी नजरों में दोनों की हकीकत छुपी रहे। अपाहिज होने की आड़ में देवर भाभी का रोमांस चल रहा था और मुझे खबर तक नहीं लगी। मैं अगले कुछ दिनों तक समझ नहीं पाई। मुझे शकील से फिर से नफरत सी होने लगी थी। मैं रोज देर रात को शकील को भाभी के कमरे की तरफ जाते हुए देखती। मेरे एक गहरी नींद में सो जाने के बाद शकील बिस्तर से उठकर अपनी भाभी के रूम में जाता और अंदर से दरवाजा बंद करके आधे घंटे बाद वापिस आता। पसीने में नहाया हुआ होता और मेरे बगल में लेट जाता। मेरा बच्चा होने में अभी 20 दिन बाकी रह गए थे। मैंने तय कर लिया था कि मैं अब ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बच्चा होने के बाद मैं 1-2 हफ्ते तक कमरे से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, इसलिए बच्चा होने से पहले ही मैं दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का मौका देख रही थी। रात को शकील घर आया तो हमेशा की तरह मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आया था और जूस का गिलास मुझे पकड़ाते हुए बोला, भाभी को जूस पिलाकर आओ, फिर हम खाना खा लेंगे। मैंने कहा, आज तुम पिला आओ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर मैं शकील के सामने ही बिस्तर पर लेट गई। शकील जूस का गिलास लेकर गया तो मैंने देखा कि फिर से भाभी का दरवाजा अंदर से बंद हुआ और 30 मिनट बाद ही दरवाजा खुला। शकील के हाथों में खाली गिलास लिए कमरे की तरफ आता देखकर मैं झट से बिस्तर पर लेट गई। कमरे में आते ही शकील ने कहा, तुम अभी तक लेटी हुई हो, उठो थोड़ा सा खाना खा लो। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं लगी है, मेरी भूख तो मर चुकी थी, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था मुझे उसके लिए खाना पड़ा। खाने का पहला निवाला मुंह में डालते ही शकील ने कहा, मैंने कल ऑफिस से छुट्टी ली है क्योंकि कल भाभी को लेकर अस्पताल जाना है, इनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। मैंने कहा, ठीक है, आप कितने बजे अस्पताल के लिए निकलेंगे? शकील ने कहा, मैं सुबह जल्द ही निकल जाऊंगा, कल भाभी के कई टेस्ट होने हैं, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। खाना खाने के बाद शकील जल्दी सो गया, लेकिन मैं रात भर जागती रही। मेरी नींद गायब हो चुकी थी। मैं तो बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी। सुबह उठकर शकील ने नाश्ता बनाया और मेरे साथ नाश्ता करने के बाद अपनी भाभी को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल के लिए निकल गया। शकील के जाते ही मैं मार्केट गई और वहां से एक छोटा कैमरा खरीद लाई और उस कैमरे को मैंने अपनी जेठानी के कमरे में ऐसी जगह फिट कर दिया जहां से उनका पूरा कमरा कवर हो रहा था। इस कैमरे को मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। मुझे ये सब करते हुए दोपहर के 3 बज चुके थे कि तभी शकील की कॉल आई कि वह अस्पताल से वापस आ रहा है। मैं अपने आज के काम से बेहद खुश थी। कल तक मेरे पास सबूत होगा जिसके सहारे शकील और इसकी भाभी की असलियत मेरे सामने आ जाएगी। शकील अपनी भाभी को लेकर अस्पताल से घर आया और भाभी को कमरे में बेड पर लिटाकर मेरे कमरे में आ गया और फिर उसने अपनी भाभी की सारी दवाइयां मुझे पकड़ा दी और कौन सी दवाई कब खानी है ये मुझे समझाने लगा। इस दौरान इसकी फिक्र देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता इसकी भाभी नहीं बल्कि बीवी हो। रात को शकील खुद ही अपनी भाभी के कमरे में जूस और दवाइयां लेकर गया और आधे घंटे में वापस लौट कर आया। खाना
खाना खाने के बाद सो गया और मैं सुबह होने का इंतजार करती रही। मेरे गहरी नींद में होने के बाद शकील उठा और अपनी भाभी के कमरे में चला गया। 30 मिनट के बाद पसीने में लथपथ होकर लौट आया और मेरे पास लेट गया। जब शकील अपनी ड्यूटी पर चला गया तो मैं झट से अपनी जिठानी के रूम में गई। वो सो रही थी। मैंने वहां से कैमरा हटा दिया और अपने कमरे में आकर मोबाइल में कल से अब तक की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की तो मेरे होश उड़ गए। शकील अपनी भाभी के कमरे में गया, इन्हें गोद में उठाकर व्हील चेयर पर बिठाया और भाभी की गंदी चादर को उठाकर उसने एक तरफ रख दिया और फिर उसने इस गंदी चादर की जगह पिछले दिन धोई गई साफ चादर को बिछा दिया। फिर गंदी चादर को कमरे के बाथरूम में ले जाकर धोने लगा और फिर उसने धोई हुई चादर को कमरे की खिड़की पर ही सूखने के लिए टांग दिया। फिर उसने अपनी भाभी की शलवार उतारकर इन्हें धोए हुए साफ कपड़े पहनाए और गंदे कपड़ों को बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद मेरी रूटीन यही हो गई थी कि जैसे ही शकील अपनी ड्यूटी पर निकलता मैं कैमरा कमरे में छुपा देती और अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग देखने बैठ जाती और हर बार मुझे शकील की वही रूटीन नजर आती। शकील अपनी भाभी के कमरे में इनके साथ जो करता वो या तो शौहर कर सकता था या कोई बेटा ही अपनी माँ की ऐसी देखभाल कर सकता था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हुई और मैं अस्पताल में दाखिल हो गई। 3 दिन बाद ही मेरी खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया और कुछ दिनों में अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। इस दौरान मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ मेरे ससुराल आ गई थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को शकील और इसकी भाभी वाली वीडियो दिखाई तो उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और मुझसे बोली, तुम बहुत नादान हो। ये देवर भाभी वाला प्यार नहीं है बल्कि कोई शौहर ही ऐसा कर सकता है। मैं तो आज ही घर के लिए निकल रही हूँ, कुछ दिनों बाद तुम भी आ जाना। मैं तुझे अब और नहीं रहने दूंगी। जिस दिन मेरी बेटी 1 महीने की हुई मेरी जिठानी की तबीयत बिगड़ी और अगले दिन अस्पताल में इनकी मौत हो गई। रास्ता की मौत से शकील बिल्कुल टूट सा गया। ऐसा लग रहा था जैसे शकील की सगी माँ की डेथ हुई हो। कुछ दिनों बाद एक दिन मैंने शकील का मूड देखकर उसे पूछ ही लिया। मैंने कहा, शकील अब तो भाभी इस दुनिया में नहीं है और मैं जानती हूँ कि तुम उनसे बेहद प्यार करते थे। इतना प्यार तो कोई बेटा भी अपनी माँ से नहीं करता। तुम इनके गंदे कपड़े अपने हाथों से धोते थे। आखिर क्या? शकील ने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली और थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोला, मैं और मेरे भाई ने बचपन में ही बहुत कुछ झेला था। मेरी सगी माँ बचपन में ही मर गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा की मौत के बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा की पूरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया और हमें दर दर के ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। मेरे भैया ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया। 10 साल पहले मेरे बड़े भैया ने राजदा से शादी की जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। भाभी के माँ बाप भी इसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। भाभी के पास जो कुछ भी था उन्होंने मेरे भैया के हवाले कर दिया और उन्होंने मेरी माँ की तरह मेरी परवरिश की। मैंने अपनी सगी माँ को नहीं देखा था लेकिन भाभी ने सगी माँ की कमी पूरी कर दी थी। 6 साल पहले मुझे मलेरिया हो गया था और कई हफ्तों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। इस दौरान मेरा ख्याल मेरी भाभी ने ही रखा था। अगर कोई दूसरी औरत होती तो वो मेरे गंदे कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाती, लेकिन भाभी अपनी बेटी की तरह गंदे बिस्तर को साफ करके मेरे कपड़ों को धोती। इन्हीं की देखभाल की वजह से ही मैं मौत के मुंह से वापस आ गया। लेकिन मेरी देखभाल में इतनी ताकत नहीं थी इसलिए मैं अपनी भाभी को बचा नहीं सका। इतना कहकर शकील मेरे कंधों पर सर रखकर रोने लगा। इसकी यह हालत देखकर मुझे रोना आ गया। साथ ही शकील को लेकर मेरी दूसरी गलतफहमियां भी दूर हो गई। मैं खुद को बेहद खुश नसीब समझने लगी कि मुझे शकील जैसा शौहर मिला था। मैंने अपनी माँ को फौरन फोन मिलाया और बोली, माँ मैं अब मायके नहीं आऊंगी। इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है कि शक इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। कई बार हम जिन चीजों को समझ लेते हैं इनके पीछे की वजह बिल्कुल अलग ही होती है। इसलिए सिर्फ शक की बुनियाद पर ही आखिरी फैसले तक पहुंचना हमारी बेवकूफी साबित होती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।